batch. So let's start. First of all, let's understand कि sociology होती क्या है. What is sociology? ठीक है. If I ask you, geography आपको समझ में आती है. Geography क्या है? आपको समझ में आता है कि history क्या है? History is the study of past. Geography the study of earth. What is sociology? Sociology जो है, it is made of, अगर हम ब्रेक करें वर्ड को, तो sociology comes from conjoining two words. One is socio and one is logy. सोशो का लिटरल मतलब क्या होता है? सोशो बेसिकली मीन्स कंपेनियन. ठीक है, कंपेनियन कोई साथी, कोई हमारे साथ, हमारा फ्रेंड या कोई भी इंसान जो हमारे साथ है, हम सफर साथी. ठीक है. लॉजी मीन्स स्टडी ऑफ. तो व्हाट आर वी स्टडिंग हियर? Sociology, when we combine the two words, it means a systematic study of society, of the members in the society who are a collective entity. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी को अगर मैं सिस्टमेटिक तरीके से, द वर्ड यहाँ पे है सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, तो दैट स्टडी इज सोशियोलॉजी. अब यहाँ पे सिस्टमेटिक कीवर्ड इसलिए है बिकॉज व्हेन वी से सिस्टमेटिक दैट मीन्स हम सिर्फ कॉमन सेंस नोशंस, जो आइडियाज हमारी सोसाइटी में फ्लोट करते हैं, उसके बेसिस पे वी आर नॉट स्टडिंग. वी विल बी यूजिंग साइंटिफिक टूल्स, वी विल बी एक्सपेरिमेंटिंग. हम जाके स्टडी करेंगे, सर्वे करेंगे, टेस्ट करेंगे, थ्योरीज बनाएंगे. तब जाके हम बोलेंगे कि जो हमने स्टडी करी है, जो हमारी रिसर्च करी, कंक्लूजन निकले, वो है हमारी असली स्टडी ऑफ सोसाइटी. सो इट्स अ यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन द स्टडी ऑफ सोसाइटी, दैट इज कॉल्ड सोशियोलॉजी. ठीक है. अगर हम साइंटिफिक टूल्स नहीं अपना रहे हैं, अगर हम जस्ट जो हमारे मन में आता है, जो हमारी गट फीलिंग होती है, जो हमारी इंट्यूशन है, उसके बेसिस पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट सोशियोलॉजी, दैट इज जस्ट कॉमन सेंस, जो हमारी वेग लेमैन अंडरस्टैंडिंग है, आम आदमी की अंडरस्टैंडिंग जो सोसाइटी में होती है, विच मे और मे नॉट बी ट्रू. ठीक है. बहुत सारी धारणाएं होती हैं जो समाज में है, जो बाद में ब्रेक होती हैं. जब हम स्टडी करते हैं हमें पता चलता है कि ये गलत है. ठीक है. तो सोशियोलॉजी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. अब हम सोशियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं, सोशियोलॉजी का हमें वर्ड का मतलब समझ में आ गया है. तो अगर हम नेक्स्ट देखें कि सोशियोलॉजी जब हम पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, व्हाट आर वी स्टडिंग एंड हाउ वी आर स्टडिंग. अगर ये हमें समझना है तो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है. एग्जाम्पल इज कि आप 10th की क्लास आपने पास करी, आप 11th में जा रहे हो. ऑन व्हाट बेसिस आर यू चूजिंग योर 11th स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स? मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, किस बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो एज अ स्टूडेंट? हाउ डू यू डिसाइड कि आपने 11th में कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं? या फिर 12th के बाद इफ यू आर गोइंग फॉर योर डिग्री कोर्स, आप बीए करोगे, आप बीटेक करोगे, बीए में व्हाट सब्जेक्ट्स विल यू टेक, बीटेक में विच ब्रांच विल यू टेक? हाउ डू यू डिसाइड दैट दिस इज व्हाट आई शुड डू? एक क्राइटेरिया जो एज एन इंडिविजुअल यू टेक, दैट क्राइटेरिया इज योर इंटरेस्ट. ठीक है. आपका एक इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में, जिसके कारण आप वो सब्जेक्ट चूज करते हो. योर इंटरेस्ट. ठीक है. आई हैव मोर इंटरेस्ट इन स्टडिंग आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, तो मैं आर्ट्स उठा रही हूँ. मेरे को मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो मैं मैथ्स उठा रही हूँ. बट द मोमेंट यू
टेल योर पेरेंट्स, लेट्स से कि मेरे को मैथ्स पसंद है, मैंने मैथ्स उठाया, मैंने कहा, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि आई विल बी टेकिंग मैथ्स, मैं नॉन मेडिकल लेना पसंद करती हूँ। आपकी फैमिली में कोई, आपके पेरेंट्स बोलते हैं दैट एज अ गर्ल यू शुड नॉट टेक नॉन मेडिकल, मैथ्स मत लो, मेडिकल ले लो या आर्ट्स एंड कॉमर्स ले लो, ठीक है, ये एक फैक्टर है। बोलते हैं कि नहीं बोलते कि एज अ गर्ल यू शुड टेक इजी सब्जेक्ट्स या मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा। एक और होता है, आपकी फैमिली बोलती है कि भाई जल्दी जल्दी डिग्री कंप्लीट करो, 11th 12th करो, 3 साल की बीए करो और उसके बाद हायर स्टडीज के लिए मत जाना, अगर आप नॉन मेडिकल मेडिकल लोगे डिफिकल्ट पढ़ाई हो जाएगी, इजी करो, खत्म करो एंड टेक अ जॉब, बिकॉज योर फैमिली नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम यू। आपके फैमिली को पैसों की जरूरत है, तो वो ऐसा जॉब चाहते हैं जो इजीली आपकी नौकरी लग जाए को, ठीक है, या फिर सिविल इंजीनियर्स को नहीं मिल रही है तो टेक अ ब्रांच जिसकी मार्केट में एम्प्लॉयमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आर देयर। तो आपने जब 10th के बाद व्हेन यू वर डिसाइडिंग व्हाट सब्जेक्ट्स टू चूज या 12th के बाद व्हाट स्ट्रीम टू चूज, योर इंडिविजुअल डिसीजन वाज जस्ट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, बट लेटर ऑन when you actually wanted to implement your choice of interest, other factors came into play and they actually put a constraint on you. उसने आप पे पाबंदी लगानी शुरू करी कि भाई इंटरेस्ट के बेसिस पे मत जाओ, कुछ और चीजें भी हैं समाज में जो आपको कंसीडर करनी चाहिए। तो आपकी डिसीजन मेकिंग में क्या लेना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते गए। आपका सेक्स क्या है, आप बॉय या गर्ल हो, आपके फैमिली बैकग्राउंड क्या है, क्या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है या वीक है, मार्केट में उस स्ट्रीम की डिमांड है कि नहीं, अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं, जॉब मिलेगी कि नहीं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, दीज आर सोशल फैक्टर्स। ये समाज में कुछ चीजें हैं, समाज में कुछ फोर्सेस हैं जो आप पे एक पाबंदियां लगा रही हैं, जो आपकी इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसको कंसीडर करके ही आप एक डिसीजन लेते हो कि मेरे को क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं। एंड दिस प्रोसेस, दिस होल थिंग, इसी को कहते हैं सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। सी राइट मिल्स करके एक बंदा था, उन्होंने बोला, उस स्कॉलर ने बोला कि जब आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो है, ठीक है, चूजिंग सब्जेक्ट लुक्स लाइक अ पर्सनल, एक पर्सनल इशू लगता है कि हाँ इट इज अ पर्सनल प्रॉब्लम, बट एक्चुअली व्हेन सोशल फैक्टर्स आर कमिंग इनटू प्ले, इट इज नो मोर अ पर्सनल प्रॉब्लम, इट्स अ पब्लिक इशू। कि भाई देर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 10th के बाद कितने बच्चे हैं जिनके ये प्रॉब्लम आती है, 12th के बाद कितने, एंड दैट इज वाई मार्केट में क्या है, अब कंसल्टेंसीज आ गई हैं, दे टेक मनी फ्रॉम यू, 40,000, 50,000, 1 लाख, एंड वो बताते हैं कि 10th बाद व्हाट स्कूल यू शुड टेक, विच कोचिंग यू शुड टेक, IIT JEE की कोचिंग लेनी है, आर्ट्स के साथ अगर UPSC की तैयारी करनी है तो क्या करना है, 12th के बाद शुड यू गो अब्रॉड और शुड यू स्टडी इन इंडिया, विच कॉलेजेस यू शुड अप्लाई, अब्रॉड जाना है, इंडिया में कौन से अप्लाई करना चाहिए, बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। तो एक पब्लिक इशू बन गया, इट फ्रॉम अ पर्सनल इशू इट बिकेम अ पब्लिक इशू, एंड उस पब्लिक इशू, उस पब्लिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर कंसल्टेंसीज आती हैं। तो ये देखो कि एक सीमिंगली पर्सनल प्रॉब्लम जब एक पब्लिक प्रॉब्लम बनती है, उसको सी राइट ने, मिल्स ने बोला कि इट इज सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन। इफ यू एज अ पर्सन कैन कनेक्ट बिटवीन द पर्सनल इशू एंड पब्लिक इशू, दैट मीन्स यू आर एबल टू इमेजिन थिंग्स सोशियोलॉजिकली। ठीक है, ये था सी राइट मिल्स का कॉन्सेप्ट।
अब इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें, sociological imagination. C. Wright Mills, one scholar who talks about sociological imagination. What does he say? He says, let me take an example of poverty. कोई इंसान गरीब है तो what do you think कि why is a person poor? Certain section, आप हर सोसाइटी में देखोगे कि कुछ लोग गरीब होते हैं, ठीक है, देयर आर पुअर पीपल इन सोसाइटी. वाई आर दे पुअर? आम अंडरस्टैंडिंग, आम लोग क्या कहते हैं कि दीज आर लेजी पीपल, ये हार्ड वर्क नहीं करते, ठीक है, या इन्हें नॉलेज नहीं है, इलिटरेट हैं. एन नंबर ऑफ. द पॉइंट इज the kind of reasons you are giving, you are actually blaming the individual. इंडिविजुअल में कुछ कमी है, कुछ नेचुरल कमी है, ठीक है, उसकी बॉडी में, उसकी थिंकिंग में, उसके ब्रेन में कुछ कमी है, इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है, दैट इज वाई ही इज पुअर. अब ये कुछ और थोड़ा अलग से सोचो इसको. गरीब इंसान है, एक रिक्शे वाला मान लो पूरे सुबह से शाम तक 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे रिक्शा चला के वो कमाए, स्टिल हाउ मच कैन ही अर्न? कैन ही अर्न 5,000 रुपीज अ डे? कैन ही अर्न, चलो 3,000 एक दिन में कमा सकता है क्या? नहीं कमा सकता. मैक्सिमम कितना कमा सकता है? मैक्सिमम 1,000 लगा लो. 1,000 भी बहुत बहुत बड़ा नंबर है. Hardly 500 to 700 if the day is good, if he gets the proper client, सवारी मिलती है अगर उसको, ठीक है. तो यहाँ पे कैन वी एलिमिनेट दिस फैक्टर ऑफ हार्ड वर्क, कि रिक्शे वाला हार्ड वर्क, मजदूर सुबह से शाम तक ईंटें ढो रहा है, ऊपर चढ़ा रहा है, सीमेंट लगा रहा है, हार्ड वर्क अगर हटा भी दे, मान लो वो 14 से 16 घंटे हार्ड वर्क कर रहे हैं, स्टिल इज ही एबल टू कम आउट ऑफ पॉवर्टी? गरीबी से बाहर निकल पा रहा है कि नहीं? जब आप ये सोचना शुरू कर दो कि इंडिविजुअल इज नॉट द प्रॉब्लम, इंडिविजुअल में दिक्कत नहीं है, इट इज द सोसाइटी, इट इज द सिस्टम. सोसाइटी का ढांचा ऐसा है. क्यों? कैसे? 500 से 700 एक रिक्शे वाला जब चलाता है, उसको कुछ किलोमीटर, मान लो 4 से 5 किलोमीटर जाना है, तो ज्यादा से ज्यादा वो 50-60 रुपए ही मांग सकता है. कैन ही चार्ज 500 bucks जस्ट टू ट्रैवल 4-5 किलोमीटर्स? जो प्राइसिंग रखी गई है फॉर द अमाउंट ऑफ वर्क ही डज, इट्स लेबर वर्क, ठीक है, पैडल मारने पड़ते हैं, उसको पसीना आता है, बट ये जो प्राइसिंग रखी गई है, दिस इज द प्रॉब्लम, ये सोसाइटी ने रखी है, ठीक है. सिमिलरली मान लो कि काम ही नहीं है, रिक्शा आता है 1-1.5 लाख रुपए का खरीदने के लिए, रेंट पे लोगे तो रेंट के लिए पैसा नहीं है, वो रिक्शा खरीदने की ही कैपेसिटी में नहीं है, क्योंकि रिक्शे की कॉस्ट ऐसी है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है. या फिर हम ये बोलें, रिक्शे वाले का एग्जाम्पल हटाते हैं, मजदूरी का एग्जाम्पल लेते हैं. पैंडेमिक में क्या हुआ था कि क्योंकि लॉकडाउन लगा, देयर आर नो अपॉर्चुनिटीज. मैं कहाँ जाके दिहाड़ी का काम करूं, मैं कहाँ जाके ईंटें ढोऊं, मैं कहाँ जाके मिस्त्री का काम करूं? जब काम ही नहीं है, व्हेन देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, क्रॉनिक लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जब बहुत टाइम तक काम ही नहीं मिल रहा है, तो वेयर वुड दैट रिक्शा वाला, वेयर वुड दैट डेली वेज लेबरर गो फॉर जॉब? तो इट इज नॉट हिज इंडिविजुअल प्रॉब्लम, द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी का ढांचा भी ऐसे है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसकी वेज बहुत कम है, उसकी इनकम बहुत कम है फॉर द वर्क ही डज. तो ये जब आप एक सीमिंगली इंडिविजुअल प्रॉब्लम को बड़ी चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो,
कि इंडिविजुअल को छोड़ के बहुत सारी सोसाइटी में चीज़ें हैं जो उस इंसान को पुअर रखने में रोल अदा करती हैं, जो पॉवर्टी को सस्टेन करने में रोल अदा करती हैं, then you will say that it is sociological imagination. Let's take another example. इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और, let's take the example of suicide. Suicide was studied by a very famous classic French sociologist Émile Durkheim, और इन्होंने कहा था कि भाई सुसाइड जो है ना, एवरी सोसाइटी हैज सर्टेन फिक्स्ड कोटा ऑफ सुसाइड रेट. मतलब क्या है कि भाई सुसाइड तो होता ही है हर सोसाइटी में. अब जब हम सुसाइड की बात करते हैं, व्हाट डू वी से? वी टॉक अबाउट द इंडिविजुअल. सुशांत सिंह राजपूत का केस अगर लेते हैं, we say that he committed suicide. What are the kind of reasons we are trying to find? Maybe he was in depression, maybe he was a drug addict, शायद उसकी लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई. हम इंडिविजुअल रीजंस देख रहे हैं, बट डोंट यू थिंक कि सुसाइड हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग कर रहे हैं? इट इज नॉट जस्ट वन इंडिविजुअल. अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी is actually committing suicide. Let's take the example of farmer suicide. Farmer suicide जब हम reasons देखते हैं, आप बोलोगे कि हाँ उसे अपने एक किसान को अपनी बेटी की शादी करनी थी तो इसीलिए वो पैसे नहीं जुड़ा पाया, उसको लोन नहीं मिला, that's why he committed suicide. किसी और के केस में बोलोगे कि हाँ उसने अपनी खेती के लिए लोन ले लिया, उसकी जो हार्वेस्ट थी वो बर्बाद हो गई, गेहूं बीजा था वो बर्बाद हो गया, तो क्योंकि हिज क्रॉप्स फेल्ड, दैट इज व्हाई ही कमिटेड सुसाइड. आप इंडिविजुअल रीजंस देख रहे हो, बट कैन यू से, इज इट पॉसिबल कि फार्मर सुसाइड को आप किसी बड़ी चीज से रिलेट कर सकते हो सोसाइटी लेवल पे? कैन वी से that farmer is committing suicide क्योंकि सरकार की जो पॉलिसीज हैं they are not in favor of farmer, they are in favor of consumer. जो गेहूं खरीदता है, जो चावल खरीदता है, उसके फेवर में है. सरकार की पॉलिसी क्या है? किसान जो है फूड, अन्नदाता है, अन्न प्रोड्यूस करता है, अन्न सब लोगों को चाहिए, गरीब से गरीब इंसान को चाहिए. तो सरकार का काम है कि अन्न का प्राइस, गेहूं चावल का जो दाम है वो कम से कम रहे ताकि इंडिया का हर इंसान उसको खरीद सके. बट अगर हम इसका दाम कम कर रहे हैं वीट और राइस का, तो आपको नहीं लगता कि किसान की आमदनी कम हो रही है, किसान की इनकम कम हो रही है? 10 साल 20 साल पहले जो रेट था गेहूं और चावल का, आज से कितना बढ़ा है 10 साल तक? इन्फ्लेशन जो है, महंगाई है, हर साल 10% बढ़ती है. ठीक है, आपकी अगर आप नौकरी करते हो आपकी 10% इंक्रीमेंट होता है. अगर आप रेंट पे करते हो तो रेंट भी 10% इंक्रीमेंट होता है. पेट्रोल के रेट हर साल बढ़ते हैं. ऐसा क्यों है कि चावल और गेहूं का दाम नहीं बढ़ रहा है? अगर ये दाम नहीं बढ़ रहा है तो फार्मर कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, क्या वो पैसा कमा पाएगा? एक स्टडी कहती है कि 10 साल पहले जो फार्मर जितना कमाता था, आज की तारीख में भी वो मोर और लेस उतना ही कमाता है, बट क्योंकि महंगाई बढ़ गई है तो वो आज की तारीख में और ज्यादा गरीब है, क्योंकि उतनी ही इनकम में वो कुछ चीजें खरीद नहीं पा रहे, चीजें महंगी हो गई हैं. तो फार्मर सुसाइड के पीछे अगर मैं स्टेट पॉलिसीज का रीजन बोलती हूं तो दिस इज कॉल्ड सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन. I am relating a seemingly personal trouble of a farmer to a public issue, a structural issue in the society. ठीक है, सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है, सोसाइटी लेवल पे जो फोर्सेस प्ले कर रही हैं, दे आर इफेक्टिंग योर इंडिविजुअल लाइव्स. ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हम एग्जाम्पल लेते हैं वेरी फेमस एग्जाम्पल
ये आप एग्जाम में लिख के आएंगे तो इट विल एक्चुअली फेच यू वेरी गुड मार्क्स. एग्जाम्पल इज 2011 का ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट. 2011 में यूएस में क्या होता है, एक मूवमेंट शुरू होता है. 59 डेज तक ये चला एंड इसमें यूएस की आम जनता पार्टिसिपेट करती है एंड वो बोलती है नौकरियों की कमी हो गई, एकदम से नौकरियां नहीं मिल रही हैं. यूएस की आम जनता सड़कों पे आती है एंड दे से वी आर द 99%. व्हाट डज दैट मीन? कि भाई हम लोग जिन पास नौकरियां नहीं है, जो पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, जिनको सर्वाइवल की दिक्कत है, रेंट नहीं पे हो रहा है, लोन नहीं पे हो रहा है, वी आर एक्चुअली 99%. और जिनके पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है, धन दौलत है, दैट इज जस्ट 1% ऑफ द सोसाइटी. वो लोग कहाँ बैठे हैं? वो बैठे हैं वॉल स्ट्रीट में. वॉल स्ट्रीट वेरी फेमस स्ट्रीट इन यूएस, जहाँ पे सबसे अमीर लोग, स्टॉक अमीर लोगों का यहाँ पे ऑफिसेज हैं, यहाँ पे वो काम करते हैं. तो दे सेड कि लेट्स ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट. जो सबसे अमीर 1% लोग हैं उनको ऑक्यूपाई करो, उनके आगे धरना लगाओ, प्रोटेस्ट करो, दैट वी आर द 99%. एंड आपने पूरे सोसाइटी की धन दौलत 1% को दे रखी है. कैसा स्ट्रक्चर है ये हमारी सोसाइटी का कि 99% जो लोग हैं, ठीक है, उनके पास तो नौकरियां नहीं है, वो तो अपने लोन नहीं पे कर पा रहे हैं, अपनी किस्त नहीं पे कर पा रहे हैं, एंड 1% इज लैविशली रिच, वेल्दी, अल्ट्रा रिच. कैसा सिस्टम है ये सोसाइटी का? तो ये भी है कि एक सीमिंगली पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अ सीमिंगली पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी इज एक्चुअली नॉट अ पर्सनल प्रॉब्लम. ये आपके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, ये आपकी सोसाइटी में प्रॉब्लम है. ठीक है, सो दिस इज sociological imagination and this is one of the aims of sociology. Sociology का काम ही यही है कि भाई हम एक पर्सनल प्रॉब्लम, जैसे सुसाइड है, आईआईटी में सुसाइड हुआ, आईआईटी बॉम्बे में दर्शन सोलंकी का, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल आइसोलेटेड सुसाइड नहीं था. देयर इज अ पैटर्न ऑफ सुसाइड अमंग स्टूडेंट्स इन ऑल द आईआईटीज. इट इज अ पैटर्न. वहां पे पढ़ाई ऐसी है, वहां पे स्ट्रक्चर ऐसा है कि people, the brightest of students who are cracking JEE, who were the toppers in the 10th and 12th, after entering the brightest, the best of the institutions in India, the most prestigious of the institutions in India, they are committing suicide. उसके पीछे reasons individual नहीं है. जब एक पूरी entity, जब एक collectivity of students are committing suicide, then the reason cannot be said to be individual. It has to be among the structure of IITs. ठीक है, हर आईआईटी में आप जाओगे, एक सुसाइड पॉइंट होता है एकेडमिक बिल्डिंग पे 7th 8th फ्लोर पे, वहां से लोग कूदते हैं या हॉस्टल के सबसे टॉप के फ्लोर से कूदते हैं. हाईएस्ट सुसाइड्स आर गोइंग ऑन इन आईआईटी कानपुर, द लीस्ट नंबर ऑफ सुसाइड्स आर इन आईआईटी दिल्ली. तो ये चीजें समझने में मदद करती हैं कि सुसाइड इज नॉट अ पर्सनल फिनोमिनन, इट इज अ सोशल फिनोमिनन. ठीक है, अब विद दिस इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट कि सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन कैसे इमर्ज होता है. अब सोशियोलॉजी, लेट्स गो बैक टू एज फार एज 14th सेंचुरी, 1300s की हम बात कर रहे हैं. 14th सेंचुरी में रूट्स हैं सोशियोलॉजी के इमर्जेंस की. धीरे धीरे वी विल सी कि सोशियोलॉजी इमर्ज कैसे होता है. सो आई एम कनेक्टिंग द ऑल द टॉपिक्स ऑफ एनसीईआरटी हियर to your first chapter of sociology optional. फर्स्ट चैप्टर है सोशियोलॉजी द डिसिप्लिन. ठीक है, इसके साथ पूरा को पूरा कनेक्शन है जो एनसीईआरटी में आपके टॉपिक्स दिए हुए. दैट इज वी आर जस्ट टेकिंग द टॉपिक्स एंड वी डायरेक्टली गोइंग इट टू द लेवल ऑफ, टू द डेप्थ ऑफ योर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. लेट्स गो बैक टू 14th सेंचुरी, 1300s की बात करते हैं. इससे पहले क्या चल रहा था? इससे पहले डार्क एज चल रही थी. इससे पहले चल रहा था चर्च का बोलबाला. ठीक है, चर्च ने जो बोल दिया दैट एवरी इंडिविजुअल हैज टू ब्लाइंडली फॉलो. ठीक है,
आपने कोई भी डिसीजन लेना है, इंडियन सोसाइटी में अगर बात करें, मुहूर्त निकलता है तो पंडित जी से पूछा जाता है, शादी का मुहूर्त निकालना है पंडित जी से पूछा जाता है, जॉब कब लगेगी हाथ दिखाया जाता है, कुंडली दिखाया जाता है। तो रिलीजन, या अगर हम यूरोप की बात करें तो चर्च का बहुत बड़ा रोल था आपकी इंडिविजुअल डे टू डे डिसीजन मेकिंग में, एंड यू ब्लाइंडली फॉलोड देम, उसमें आपने कोई लॉजिक नहीं लगाया। तो दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ डार्क एजेस, द पीरियड ऑफ मिडिवल टाइम्स, जब चर्च वॉज गिवन द डिवाइन राइट, चर्च को आपने डिवाइन राइट दिया कि भाई चर्च वॉज गिवन द डिवाइन राइट, जो बोलेगा ये वो हमें मानना पड़ेगा, इंडिविजुअल डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट आता है टाइम रेनेसां का। अब इस पीरियड में क्या हो रहा है, 14 to 17 सेंचुरी में a number of thinkers come up and they actually go against the rule of church. They say कि रेनेसां मतलब है रीबर्थ, रीबर्थ ऑफ व्हाट, दे ब्रिंग बैक द एंशियंट कल्चर, रोम का कल्चर, ग्रीस का कल्चर वापस लेके आते हैं, दे रिवाइव, दे वो बोलते हैं कि ये जो मिडल एजेस, ये डार्क एजेस का टाइम है, इसके पीछे का टाइम बहुत सुनहरा था, द गोल्डन पीरियड था, तो लेट्स ब्रिंग दैट बैक एंड लेट्स गेट रिड ऑफ दिस डार्क एजेस। रेनेसां रीबर्थ, ठीक है। तो यहां पे वी आर ब्रिंगिंग बैक द एंशिएंट कल्चर, द एंशिएंट आर्किटेक्चर, म्यूजिक, पोएट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पेंटर्स, सब कुछ। दिस इज अ वेरी फेमस पिक, यहाँ पे आपको दिखेगा जो फेमस लियोनार्डो डा विंची एंड माइकल एंजेलो, दे हैव बीन डिपिक्टेड इन दिस पेंटिंग। सो बेसिकली रेनेसां के जो भी फेमस पेंटर्स, आर्टिस्ट थे, दे हैव बीन डिपिक्टेड इन दिस पिक, दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड हियर। अब यहाँ पे एक और थिंकिंग निकल के आती है रेनेसां के टाइम पे कि मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि भाई इंसान को जो समझ में आता है, हम चर्च की बात नहीं सुनेंगे, हम ऐसे कोई गॉड, कोई डिवाइन शक्ति है, कोई सुपर पावर है, उसकी बात नहीं सुनेंगे, मेरे को जो समझ में आता है वही सही है, मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, ठीक है। इसमें दिस कैन बी रिलेटेड, अगर आपको और इजीली मैं समझाऊं तो ब्रिटिश राज के टाइम पे, कॉलोनियल एरा के टाइम पे, यू मस्ट हैव स्टडीड इन योर मॉडर्न हिस्ट्री, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चल रहे थे, ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दे वर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, और इसीलिए उस पीरियड को भी इंडियन रेनेसां बोला जाता है। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, बैक टू द वेदास, तो दे वर ब्रिंगिंग द एंशिएंट ग्लोरी बैक बिकॉज देयर प्राइड, the pride of Indians at that was brought down by British era, racial superiority उन्होंने दिखाई थी, उन्होंने कहा था कि आपका कल्चर it is backward, ठीक है। तो Indians, we as Indians, we developed an inferiority complex, so these western educated reformers, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महात्मा गांधी, these people they wanted to bring कि नहीं, we have to bring back the self confidence of Indians, we have to believe in ourselves, so let's bring back चरखा, let's bring back वेदास, let's bring back ब्रह्मो समाज में जो इंटरप्रिटेशन है वेदास की, ठीक है, to bring our pride back, to have confidence, to be proud of our ancient civilization, our Indian कल्चर, ये था। एंड एट द सेम टाइम दे वर रिफॉर्मिंग इंडियन कल्चर ऑल्सो, सती के अगेंस्ट जो मूवमेंट चलता है, विडो रीमैरिज के लिए जो पुश चलता है, वो चाहते थे कि हमारे अंदर जो क्वेश्चंस उठा रही है ब्रिटिशर्स, वो हम अगर रिफॉर्म कर दें, प्लस वी हाईलाइट we glorify our culture, that will actually bring confidence among the Indians, which will actually help us in going for a national struggle, ठीक है। तो यही इंडियन रेनेसां उसको बोला कि यहाँ पे भी यही था कि मिडिल एजेस में जो चर्च ने कंट्रोल की हुई थी पूरी सोसाइटी, उसके अगेंस्ट कुछ थिंकर्स आते हैं कि लेट्स ब्रिंग बैक द ग्लोरी ऑफ एंशिएंट रोम, एंशिएंट ग्रीस, ठीक है, एंड वी, वहां पे मैन, जो पेंटर्स थे, जो आर्किटेक्चर था, दैट वाज क्रिएटेड बाय मैन, सो लेट्स ब्रिंग बैक मैन एज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। अब दिस इज फॉलोड बाय, अगेन ये फॉलो होता है
दिस इज फॉलोड बाय एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि रेनेसां में वी हैव डिक्लेयर्ड, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स. उसका ही एक करोलरी, उसका ही एक ऑफशूट, उसकी ही एक ब्रांच निकल के आती है एनलाइटनमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ रीजन. यहां पे वी आर वैल्यूइंग हैप्पीनेस ऑफ मैन. देखो मैन यहाँ पे, डोंट गेट ऑफेंडेड, मैन मतलब इट्स अ जनरल न्यूट्रल टर्म, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस. ठीक है, मैन आई एम यूजिंग बिकॉज दैट इज बीन यूज्ड, जो एज इट इज वर्डिंग यूज की गई है. सो मैन इज द मेजर ऑफ होल थिंग्स, मतलब ह्यूमंस, वी एज ह्यूमंस वी आर द मेजर ऑफ होल थिंग्स. यहाँ पे वैल्यू किसकी दी गई, अ मैन्स हैप्पीनेस. ह्यूमंस की हैप्पीनेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लीजिंग गॉड, सेक्रीफाइसिंग थिंग्स फॉर द सेक ऑफ गॉड. ठीक है, कि उसको प्लीज करना है फॉर सम डिवाइन पावर. फर्स्ट इज वैल्यू हैप्पीनेस ऑफ मैन, ह्यूमन कह लो. सेकेंड इज एविडेंस बेस्ड. एविडेंस बेस्ड ही जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरे को महसूस हो रहा है, माई 5 senses, whatever my 5 senses can observe, I will only consider that truth. Rest is all lie, rest is not the truth, that is not the reality. तो मेरे जो 5 senses हैं, what I see, what I hear, what I smell, what I touch, that is the evidence. Beyond that I do not believe in anything. If I can't see God, God is not there. ठीक है. फिर थर्ड आता है use of logic, use of reasoning. That is why it's called the age of reasoning. Logically, if I'm able to arrive at a conclusion, then that is true. ठीक है, तो लॉजिक, रीजनिंग, रैशनैलिटी, ह्यूमंस की थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, दैट बिकेम द सेंटर ऑफ दिस एरा. तो यहाँ पे जो भी रिलीजियस डॉगमास थे, जो भी हम ब्लाइंडली फॉलो करते थे, दैट टुक अ साइड. एंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस लॉजिकल रीजनिंग, इस लॉजिकल रीजनिंग का ही एक प्रोडक्ट था कि साइंटिफिक रेवोल्यूशन आता है. साइंटिफिक रेवोल्यूशन, a number of inventions take place. Scientific revolution comes and a number of inventions take place. Obviously, जब age of reason आती है, when we are thinking rationally, logically सोच रहे हैं, तो जो साइंस निकल के आती है वो भी लॉजिकली ही चलती है. A से B होगा, B से C होगा. अगर मैं इस पे फोर्स लगा रही हूँ एक ऑब्जेक्ट पे, तो वो मूव करेगी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. अगर मैं उस पर फोर्स नहीं लगा रही हूँ तो वो मूव नहीं करेगी, वो वहीं पे पड़ी रहेगी. तो दीज आर लॉजिकल रीजनिंग्स. ठीक है, इससे क्या हुआ, बहुत सारी बैक टू बैक साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई, साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई. दैट वाज कॉल्ड द एज ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशन. अब इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन में स्टीम इंजन बना, नंबर ऑफ थिंग्स, स्पिनिंग व्हील बनी, एंड उसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन में जो इन्वेंशंस हो रही थी, उसी का एक बाय प्रोडक्ट निकल के आता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. व्हाट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हो रहा है कि इससे पहले क्या होता था, इससे पहले किसी भी तरह की प्रोडक्शन हो रही है. प्रोडक्शन मतलब कोई भी चीज मेरे को बनानी है अपने लिए, मेरे को कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, तो मैं कपड़ा बना रही हूं, तो मैं मार्केट में जाके नहीं खरीद रही हूँ. सब्सिस्टेंस, जितनी मेरी जरूरत है, मेरे पास कुछ लैंड है, लैंड पे मेरी कॉटन उगी हुई है, कॉटन से मैंने धागा बनाया, धागा से मैंने कपड़ा बनाया, कपड़ा मैंने अपने यूज के लिए पहना. तो प्रोडक्शन कैसी है? प्रोडक्शन इज सबसिस्टेंस. सबसिस्टेंस मतलब जस्ट फॉर योर ओन कंजम्पशन, फॉर योर ओन यूजेज. मैं मार्केट में जाके नहीं, मैंने 10 एक्स्ट्रा कपड़े नहीं बनाए जो मेरे को चाहिए भी नहीं, एंड आई एम सेलिंग इट इन द मार्केट, ऐसा नहीं था. एंड प्रोडक्शन वाज हैंडमेड. कोई मशीन्स नहीं थी उस टाइम पे, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले. हाथ से ही बनता था, हैंडलूम जैसे हम बोलते हैं, हाथ से कपड़ा बन रहा है. ठीक है, और प्रोडक्शन वाज लिमिटेड, एंड इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है. आई एम नॉट सेलिंग इट टू एनीबडी, मैं अपने लिए बना रही हूँ. But when industrial revolution comes, industrial revolution मतलब industries came, big factories came, big machines came, who can produce large scale production in a single day.
जितने लोग नहीं है पूरे ब्रिटेन में, उससे ज्यादा ये 1-2 दिन में प्रोडक्शन चल रही है इनकी कपड़ों की, ठीक है। तो दिस लेड टू सरप्लस प्रोडक्शन। जब सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया, देन द ओनर्स ऑफ दिस इंडस्ट्रीज दे स्टार्टेड सर्चिंग फॉर न्यू मार्केट्स। कहाँ बेचें ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, वी नीड मोर मार्केट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट दे वेंट आउट ऑफ ब्रिटेन इन सर्च ऑफ न्यू मार्केट्स। इंडिया में भी ब्रिटिशर्स इसीलिए आए थे इन सर्च ऑफ मार्केट। इंडिया वॉज द बिगेस्ट कॉलोनी, वन ऑफ द मोस्ट प्राइज्ड कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। क्यों? इतना बड़ा एरिया था, मार्केट लेके चलते थे, वहां यहां से रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी मशीन्स के थ्रू, अपनी इंडस्ट्रीज के थ्रू, फैक्ट्रीज में रेडीमेड प्रोडक्ट यहाँ पे कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। तो इंडिया वॉज अ बिग मार्केट फॉर देम। सिमिलरली रेस्ट ऑफ द यूरोप वॉज ऑल्सो बिग मार्केट फॉर देम। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब चलता है, प्रोडक्शन बढ़ी, प्रॉफिट मेकिंग, यहां से ही कैपिटलिज्म, देखो बहुत फैंसी वर्ड है, कैपिटलिस्ट का मतलब ये है जो कि इन फैक्ट्रीज के, इन इंडस्ट्रीज के जो ओनर्स थे, आजकल के अडानी अंबानी अगर आप बोल लो, बिजनेस ओनर्स जो थे, बिजनेस टाइकून्स, ठीक है, वो लोग उस टाइम पे थे जिनका लैंड था, जिनकी मशीन थी, जिनके अंडर ये लेबर काम कर रही थी। तो ये एक फिनोमेना था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है। बट होता क्या है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरे यूरोप में फैल रहा है, ठीक है, ब्रिटेन से शुरू होता है, पूरे यूरोप में फैलना शुरू होता है, मार्केट की सर्च में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज अलग अलग जगह रख गई हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रांस में कुछ गहमा गहमी चल रही है, फ्रांस में कुछ खलबली चल रही है। फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में इस टाइम में पॉलिटिकल चेंज आता है, फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। पहले क्या था फ्रांस में, इट वॉज द रूल ऑफ किंग, ठीक है, किंग था, नोबेलिटी थी, नोबेलिटी मतलब फ्रांस में जो सोसाइटी थी दैट वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्टेट्स बोल लो इनको, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। किंग एंड हिज रिलेटिव्स, द रिचेस्ट क्लास, नोबेलिटी में आपके आगे मंत्री एंड योर चर्च, और नीचे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो थी पेजेंट्स की, गरीब लोग। अब देखो पेजेंट एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है फार्मर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड अ पेजेंट एंड अ फार्मर? पेजेंट उसको बोलते हैं जो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस करता है, खेती करता है सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए। मेरे 4 लोग हैं मेरे घर में, तो उनको जितना खाना चाहिए उतना मैंने प्रोड्यूस किया। फार्मर जो होता है वो बाजार में बेचने के लिए खेती करता है, बाजार में बेचूंगा, थोड़ा पैसा आएगा, वो मैं कमाऊंगा, ठीक है। तो पेजेंट्स थे उस टाइम पे, एंड सारे का सारा टैक्स जो है वो पेजेंट्स दे रहे हैं, नोबिलिटी इज नॉट पेइंग। और ये जो 2 पार्ट्स थे ऊपर, ये पेजेंट के टैक्सेस पे ऐश करते थे। तो एक टाइम ऐसा आता है, इनकी इतनी मिजरेबल कंडीशन होती है, देयर प्लाइट बिकम सो पुअर दैट वहां पे ब्रेड की कमी हो गई सोसाइटी में, रोटी की कमी हो गई। यहाँ पे रोटी खाते हैं, वहां ब्रेड खाते हैं। ब्रेड की कमी इतनी ज्यादा हो गई, किसी के पास ब्रेड नहीं है खाने को। तो उस टाइम पे देयर इज अ फेमस स्टेटमेंट बाय द वाइफ ऑफ किंग, मैरिड एंटोनिएट। वो बोलती हैं कि भाई, सो व्हाट इफ यू डू नॉट हैव ब्रेड टू ईट, यू कैन ईट केक, केक खा लीजिए। शी डिड नॉट हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई केक बनाने के लिए भी आपको ब्रेड तो चाहिए होगी, कुछ हद तक अनाज तो चाहिए होगा, ठीक है। तो ये दिस शोड द पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिचेस्ट क्लास इन फ्रांस टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ पेजेंट्स। उन्होंने इतनी ऐशो आराम करी इनके टैक्सेस पे दैट दे डिड नॉट केयर। और इससे ये जो क्लास थी इतनी फ्रस्ट्रेट हुई कि इसमें जो एजुकेटेड थिंकर्स थे, दे केम अप विद फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दे ओवरथ्रू मोनार्की, दे ओवरथ्रू the divine right of king to rule France, and republic comes into place, democracy comes into place, demos, the rule of people, people will rule। thinkers like Montesquieu, Rousseau, ठीक है, थॉमस हॉब्स, लॉक, इनकी थ्योरी आती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की,
सिटीजन्स के कुछ राइट हैं, स्टेट के कुछ राइट हैं, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट हैज सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स द सिटीजन्स। तो ये सब थिंकर्स निकल के आते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। साथ में आपको पता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इगैलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये 3 टर्म्स निकल के आती हैं। तो बहुत ही रेवोल्यूशनरी पॉलिटिकल थिंकिंग निकल के आती है फ्रांस में से। अब जब ये सब केओस चल रहा है फ्रांस में, तो एनलाइटनमेंट, रेनेसां आया, एनलाइटनमेंट आता है, देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, देन फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। अब ये जब सोशल चेंजेस इतने बड़े बड़े चल रहे हैं फ्रांस में, एज अ प्रोडक्ट ऑफ दैट बहुत सारे सोशल चैलेंजेस भी निकल के आते हैं। सोशल चेंजेस क्या थे? रेनेसां, एनलाइटनमेंट, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये जो सोशल चेंजेस आए, इसके कारण पूरे यूरोप में एक डिसऑर्डर, एक केओस, एक चेंज, एक फ्लक्स आता है, जिससे बहुत बड़े सोशल चैलेंजेस उभर के आते हैं। ठीक है, दिस लेड टू सोशल चेंजेस, सोशल चैलेंजेस। अब देखो क्या चेंजेस आए। पहले तो इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रीज के साथ क्या आता है? अर्बनाइजेशन। पहले विलेजेस थे, अर्बनाइजेशन। अब जब फैक्ट्रीज बनी, फैक्ट्रीज में उनको लोग चाहिए, तो सिटीज बने, टाउन्स बने, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुई एंड दैट लेड टू अर्बनाइजेशन। फिर न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है। न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आता है। अब जब रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है, ठीक है, तो दे डू नॉट टेक देयर एल्डरलीज, अपने पापा मम्मी दादा दादी को तो साथ में लेकर नहीं जाते हैं। जब काम ढूंढने जाते हैं तो द मैन ऑफ द फैमिली पहले ही माइग्रेट्स। जब उसको काम मिलता है देन ही ब्रिंग्स हिज वाइफ एंड चाइल्ड। ठीक है, तो जब वाइफ और चाइल्ड आ गए तो एक न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, दैट शिफ्ट्स फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज। तो ये कॉन्सेप्ट नया उभर के आता है। मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इन सब चेंजेस से पहले देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मिडिल क्लास। इधर द पीपल वर रियली रिच। फ्रांस में अगर आप देखोगे, इधर पेजेंट्स थे जो बहुत ही गरीब थे, या किंग और नोबिलिटी हैं जो अल्ट्रा रिच है एंड दे आर लिविंग ऑन द टैक्सेस गिवन बाय पेजेंट्स। तो मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं था। इस चेंज के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मिडिल क्लास निकल के आती है, विच सेज, जो ये कहती है मिडिल क्लास, व्हाट डज मिडिल क्लास कॉन्स्टिट्यूट? मिडिल क्लास में निकल के आते हैं लोग जो शॉपकीपर्स हैं, दुकान पे बैठते हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, टीचर्स हैं, जो ना ज़्यादा गरीब हैं ना ज़्यादा अल्ट्रा रिच हैं। तो ये मिडिल क्लास वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, वॉज द प्रोडक्ट ऑफ सिटीज टाउन्स कमिंग अप। अब अर्बनाइजेशन से, अब जब ये सब चीज़ें उभर के आई जो पहले कभी देखी नहीं थी सोसाइटी में, तो थिंकर्स अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, दे केम अप एंड दे सेड कि भाई जो सोशल प्रॉब्लम्स उठ के आ रही हैं, व्हाट सोशल प्रॉब्लम्स? पॉवर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, गरीबी वेरी हाई, इंडस्ट्रीज में जो लोग काम ढूंढने आए, रूरल से अर्बन माइग्रेट किए, दे आर वर्किंग 14 to 16 आवर्स। जो ये हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड तीनों के तीनों फैक्ट्री में काम कर रही, इवन द चाइल्ड इज वर्किंग इन द फैक्ट्री, क्योंकि द साइज ऑफ चाइल्ड इज स्मॉल, सो ही कैन फिट इन द स्मॉल एरियाज ऑफ द फैक्ट्री। छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनी हुई, टाइट, कंजेस्टेड, अनहाइजीनिक, अनहेल्दी, सांस लेने का उसमें स्पेस नहीं है। एंड द चाइल्ड इज पेड ओनली 1/10 ऑफ व्हाट इज पेड टू अ मैन। अगर एक इंसान को, एक मैन को 10 रुपए मिलते हैं दिहाड़ी, तो बच्चे को सिर्फ 1 रुपए मिल रहा है फॉर द सेम वर्क। तो ये देखो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर्स, दे वर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग आवर्स एट मीगर टू मीगर वेजेस। एंड ये जो डिफरेंस था, प्रोडक्शन तो हो रही है, द लेबर इज नॉट पेड,
The difference between that was the profit earned by the owners of these industries, the factories. And ये जो profit था, that was the basic concept of capitalism. Business क्या होता है? Business में पैसा बन रहा है, profit बन रहा है, that is called business. तो ये सब changes आए, पॉवर्टी बहुत बड़ी, इनइक्वालिटी बहुत बड़ी, अमीर अमीर बनता गया, द ओनर्स ऑफ फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज दे बिकम रिचर, द पीपल वर्किंग हियर दे बिकम पोरर एंड अनहेल्दी ऑल्सो. फिर ये जब चेंजेस आते हैं, अब इसमें क्या हुआ, जब सिटीज आए तब पोल्यूशन बढ़ा, नॉइज पोल्यूशन भी बढ़ा, सिटीज में ओवर क्राउडिंग, ओवर पॉपुलेशन की दिक्कत आई, टाइटली कंजेस्टेड एरियाज में पीपल आर लिविंग, अर्बन स्लम्स आर कमिंग अप. अर्बन स्लम्स में ये लोग रह के जो फैक्ट्री में रह रहे हैं, दे आर लिविंग इन अनहाइजीनिक कंडीशंस इन द स्लम्स. तो ये जब सोशल प्रॉब्लम्स निकल के आए, तो थिंकर्स अराउंड द वर्ल्ड गॉट वरीड दैट व्हाट इज गोइंग ऑन इन सोसाइटी. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये सब क्या हो रहा है. इसमें अर्बनाइजेशन को स्टडी करने के लिए सम सोशियोलॉजिस्ट इन द यूएसए, दे कंसिडर्ड द सिटी ऑफ शिकागो एज एन एक्सपेरिमेंट, कि हम शिकागो को, पूरी सिटी को एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है, इस अर्बनाइजेशन द प्रॉब्लम फॉर द सोशल चैलेंजेस फेस्ड इन शिकागो, वहाँ पे जो लोगों को सोशल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या उसका कारण अर्बनाइजेशन है. तो फ्रॉम देयर केम शिकागो स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ पे वेरी फेमस सोशियोलॉजिस्ट है रॉबर्ट पार्क. उन्होंने सिटीज़ की थ्योरी दी थी कि सिटीज़ में सबसे अमीर लोग जो हैं वो सेंटर में रहते हैं, सबसे गरीब लोग आसपास रहते हैं, सिटी के आउटस्कर्ट्स पे रहते हैं. उन्होंने ये थ्योरी दी थी. शिकागो स्कूल ऑफ थॉट एक्चुअली केम अप विद अर्बन सोशियोलॉजी. ठीक है, हेनरी मेन वाज अ सोशियोलॉजिस्ट. उन्होंने दी थी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन स्टडी करे थे उन्होंने. वेबर स्टडीड ब्यूरोक्रेसी. दुर्खीम स्टडीड सुसाइड रेट. सुसाइड बहुत ज़्यादा एकदम से रैम्पेट बढ़ गया था पूरे यूरोप में. इट बिकेम अ फिनोमेना, इट वाज विजिबल. तो ही वांटेड टू स्टडी कि ऐसा क्या हो रहा है. ठीक है, तो sociologists around the world, thinkers around the world, they came up and they wanted to study कि why these social problems are coming up and what are the reasons. Are the reasons connected to the social changes, to industrial revolution, to French revolution, ऐसा कुछ है. तो to study that systematically, to study that scientifically properly, came the emergence of the discipline of sociology. Sociology तब एक discipline निकल के आती है. It is the youngest of all the disciplines, all the departments. The discipline मतलब departments in the world. आप geography, history, किसी भी department में जाते हो, वो बहुत पुराने हैं. सोशियोलॉजी सिर्फ 200 साल पुराना डिपार्टमेंट है, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो प्रॉब्लम्स आई उसमें से निकल के आता है. ठीक है, तो ये जब प्रॉब्लम समझनी थी, तो थिंकर्स जो थे, दे सेड कि ओके लेट्स कम अप विद अ डिसिप्लिन. तो ऑगस्ट कॉम्ट नाम के सबसे हमारे, इनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी बोला जाता है. इन्होंने बोला, ही कॉइंड द टर्म सोशियोलॉजी, द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी. इन्होंने ये टर्म बोली. एंड इन्होंने बोला, ही ऑल्सो प्रोमोटेड पॉजिटिविज्म. अगेन फैंसी टर्म. पॉजिटिविज्म का कोई मतलब नहीं है ज़्यादा खास. पॉजिटिविज्म मतलब कि हम साइंटिफिक टूल्स रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, प्रॉपर सिस्टमैटिकली हम चीज़ों को समझेंगे सोसाइटी को समझने के लिए. तो सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन में हम साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक टूल्स, जैसे कि इंटरव्यू लेना, जैसे कि सर्वे करना, जैसे कि डेटा कलेक्शन करना, एक्सपेरिमेंट करना, ये टूल्स हम लेके आएंगे टू स्टडी एनीथिंग इन सोशियोलॉजी. लेट से सुसाइड रेट समझना है तो डेटा कलेक्शन करेंगे पहले हम. ठीक है, और पॉजिटिविज्म वाज प्रोमोटेड बाय हिम एंड ऑल द अर्ली सोशियोलॉजिस्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे नेचुरल साइंसेस का बहुत बोलबाला था. उस टाइम पे साइंटिफिक इन्वेंशंस आपको पता है बहुत हो रही थी. एनलाइटनमेंट, एज ऑफ रीजन चल रही है. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस गोइंग ऑन. तो साइंस बहुत बड़ी इस्टेब्लिश हो रही थी. आइंस्टाइन केम अप विद ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट के साथ आता है, दैट गेट्स प्रूवन. फिर न्यूटन कम्स अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट गेट्स प्रूवन. उसने इंटीग्रेशन, कैलकुलस सब लिख दिया था, डिफरेंशिएशन. एंड उसके बाद आइंस्टाइन विल कम विद द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी.
तो ये सब बड़ी बैक टू बैक हिट होती जा रही थी इनकी थ्योरीज, इसलिए साइंस, नेचुरल साइंस वो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हुए। एंड दैट इज वाई जब एक इमर्जिंग, एक बडिंग डिसिप्लिन था, उसको क्रेडिबिलिटी चाहिए थी सोसाइटी में, ताकि सब रिसर्चर्स, एक्सपर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्रूव ऑफ दिस डिसिप्लिन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम भी नेचुरल साइंसेस की तरह वी विल ऑल्सो यूज साइंटिफिक मेथड्स एंड वी विल कम अप विद सोशल लॉज। जैसे नेचुरल लॉज निकल के आते हैं, ग्रेविटी का फॉर्मूला निकल के आता है, वैसे हम भी एक सोशल लॉज लेके आएंगे। एंड इसमें ऑगस्ट कॉम्ट यूजेस द थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी कि हम एप से कैसे 4 लेग थे, फिर 2 लेग बने, फिर होमो इरेक्टस, हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई और फिर हम इंसान बने। तो ऑगस्ट कॉम्ट कहता है कि जैसे डार्विन की थ्योरी है कि जो इंसान है वो यहां से यहां तक पहुंचा है, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, म्यूटेशंस होती हैं बॉडी में टू एडजस्ट इन द एनवायरनमेंट, सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए इसी प्रोसेस को ऑगस्ट कॉम्ट कहता है कि सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक एन ऑर्गेनिज्म। सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स हैं दे आर ऑर्गन्स एंड ओवरऑल सोसाइटी इज ऑल्सो लाइक एन ऑर्गेनिज्म। तो जिस तरह से एक ऑर्गेनिज्म बिहेव करता है और उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट इकट्ठे मिलके एक ऑर्गेनिज्म को चलाने में काम कर रहे हैं, एवरी ऑर्गन इज प्लेइंग अ पार्ट, ठीक है, ब्रेन का काम है, हार्ट का काम है, वैसे ही कहता है कि इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे अंदर, सोसाइटी के अंदर, मैरिज है, रिलीजन है, फैमिली है, किनशिप है, ये ऑर्गन्स हैं हमारी सोसाइटी के, जो कि सोसाइटी की फंक्शनिंग में, सोसाइटी को चलाने में, सोसाइटी के एवोल्यूशन में काम आ रहे हैं। तो ही यूजेस डार्विन्स थ्योरी, ये अगेन जस्टिफाइंग, यही है एक गुड एग्जांपल ऑफ पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी। ठीक है, फिर क्या होता है नेक्स्ट वी सी, अब जब ये अर्ली सोशियोलॉजिस्ट थे, they were trying to study the social problems going on in Europe and rest of the world. यहाँ पे कार्ल मार्क्स जो हैं, he teams up with फ्रेडरिक एंगल्स। अब फ्रेडरिक, देखो कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है इनका। फ्रेडरिक एंगल्स इज अ रिच वेल्दी बिजनेस टाइकून, इनकी खुद की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ही हिमसेल्फ इज द ओनर ऑफ इंडस्ट्रीज, बट इन्होंने कार्ल मार्क्स के साथ टाई अप होता है टू स्टडी कि भाई सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्यों बढ़ रही है, सोसाइटी में पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, रिच रिच क्यों बन रहा है, पुअर पुअर क्यों बन रहा है, टू स्टडी इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ क्लास, मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इनकम। इन्हों दोनों ने टाई अप किया था एंड दे केम अप विद नंबर ऑफ बुक्स। तो ये था। फिर इसके बाद मैक्स वेबर आते हैं, ये हाँ, इसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, फैक्ट्री में क्या क्या है, फैक्ट्री मतलब कि लैंड भी है ओनर का, मशीन्स भी हैं ओनर की, बिल्डिंग भी है ओनर का, इनफैक्ट द लेबर वर्किंग इज ऑल्सो ओन्ड बाय फैक्ट्री ओनर्स, उन्हीं के अंडर काम कर रहे हैं, वो जितना काम करते हैं उतना उनका पैसा मिलता है, लेबर इज ऑल्सो ओन्ड बाय देम। तो फैक्ट्री ओनर्स तो रिच बनी जा रहे हैं विद टाइम, एंड द फैक्ट्री वर्कर्स दे आर बिकमिंग पोअरर विद टाइम। तो उन्होंने बोला कि क्या ये जो बढ़ती हुई इनइक्वालिटी है, इज इट बिकॉज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इज इट बिकॉज कि फैक्ट्री इज ओन्ड बाय फ्यू इंडिविजुअल्स, ऑल द थिंग्स इन द फैक्ट्री, द लैंड, द मशीन, द labor, the infrastructure of the factory, it is owned by one few individuals. It is because of this that they are becoming richer, and because they do not own these factors of production, they are becoming poorer. इनके पास अपने हाथ में क्या, सिर्फ लेबर ही तो है ऑफर करने के लिए, काम करवा लो, उसके पैसे दे दो। तो ये ना लैंड ओन कर रहे हैं, ना मशीन ओन कर रहे हैं, ना इंफ्रास्ट्रक्चर ओन कर रहे हैं, तो इन ये अपनी नेगोशिएटिंग पावर इनकी नहीं है, जो ये बोलते हैं इनको वैसा करना पड़ता है। ये समझा कार्ल मार्क्स ने। फिर नेक्स्ट आता है मैक्स वेबर। अब मैक्स वेबर एट दैट टाइम जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था, ही वाज इन फ्रांस, एंड वो वहाँ के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स में ही प्लेड एन एक्टिव पार्ट। तो ऑल दीज थिंकर्स आप देखो, they wanted to bring social change, जो social problems निकल के आई, जो social challenges निकल के आई, उनको solve करना चाह रहे थे through bringing a social change, कुछ तरह के reforms करना चाह रहे थे।
यहाँ पे एमिले दुर्खीम, ही ट्राइड टू ब्रिंग एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ठीक है, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको रिफॉर्म्स, प्लस ही स्टडीड सुसाइड रेट इन एंटायर यूरोप, उसका उन्होंने पूरी स्टडी, उनकी बुक का नाम है ले सुसाइड, उसमें उन्होंने पूरी स्टडी दी है कि सुसाइड रेट एक सोसाइटी में ज़्यादा क्यों है, दूसरी सोसाइटी में कम क्यों है, वाई इज सुसाइड रेट मोर अमंग मेल्स दैन फीमेल्स, वाई इज इट मोर अमंग बैचलर्स दैन मैरिड पीपल, वाई इज इट मोर अमंग कैथलिक्स दैन प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जैसे इस्लाम में शिया सुन्नी होते हैं वैसे क्रिश्चियनिटी में कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स होते हैं। तो प्रोटेस्टेंट कैथोलिसिज्म से बाद में निकल के आता है, लेटेस्ट था वो, तो प्रोटेस्टेंट्स में सुसाइड रेट ज़्यादा था। तो ये सब चीज़ें इन्होंने स्टडी करी। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स अर्ली